नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया मंथन करुणा का नया अंक लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इस बार हम लोग एक ब्रिज बनकर आने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा और कला के साथ में। अगर हम कला की बात करें तो किसी भी कालखंड की बात करें, किसी भी कालखंड को हम लोग उसकी कला और संस्कृति के जरिए ज्यादा समझते रहे हैं। हो सकता है किसी युग में वो व्यावसायिक रूप से, वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध रहा हो, लेकिन हम उस युग के बारे में उतना नहीं जानते हैं जिस युग में कला जितनी समृद्ध रही हो। हो सकता है ताजमहल बना उसके आसपास के 15 या 20 साल ज्यादा समृद्ध रहे हों, लेकिन हम ताजमहल वाले कालखंड को ज्यादा जानते हैं। अगर हम भीमबेटका गुफाओं की बात करें तो आज से 10,000 से लेकर 30,000 साल पुराने शैल चित्र हैं, उनके जरिए हम लोग ये समझ पाए कि उस वक्त का जो मनुष्य था, जो मानव था, वो कहीं ज्यादा विकसित था। आज मंथन के लिए जिन लोगों ने दौड़ संभाली है, पहले मैं आपको एक एक करके उन सबसे रूबरू करवा दूं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर शर्बरी बनर्जी का, जो कि म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स एनसीईआरटी। साथ ही साथ में ये एनआईओएस, एनसीईआरटी और इग्नू से भी संबंधित है और वहाँ के भी अलग अलग डिपार्टमेंट में एडवाइजरी मेंबर के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर संबंधित रही हैं। कला को शिक्षा से जोड़ना और उससे आगे लेके किस तरह से आया जाए, इसमें शर्बरी जी का बड़ा हाथ रहा है। मैं डॉक्टर शर्बरी बनर्जी का स्वागत करता हूँ। स्वागत है मैडम आपका। हमारे साथ सीमा भटनागर जी जुड़ी हैं, जो कि चाइल्ड एजुकेशन में काम कर रही हैं। प्रिंसिपलशिप का भी एक अच्छा खासा अनुभव रहा है। आजकल सीमा भटनागर जी वाइस प्रेसिडेंट हैं और कंट्री हेड हैं मारिया मोंटेसरी गुरुग्राम की। सीमा भटनागर जी, आपका स्वागत है। मैं मधुमेनी मैडम का स्वागत करना चाहूंगा। मधुमेनी मैडम जयपुर के सही मायने में बहुत कल्चरल एक्टिव स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जयश्री पेरीवाल हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं और कल्चर को लेकर, इन एक्टिविटीज को लेकर बड़ी एक्टिव रहती हैं। ये भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कहीं भी चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छे समझती हैं, तो हमारा ये था कि ये भी हमारे साथ जुड़ें तो इस बारे में अच्छे से विचार रख पाएंगे। मधुमेनी मैडम, आपका स्वागत है। साथ ही साथ में हमारे साथ गगन मिश्रा जी जुड़े हैं। गगन मिश्रा जी की जो सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि आज हमने जो टॉपिक का नाम रखा जॉय ऑफ थिएटर, तो जो एनसीईआरटी रिकमेंडेड कोर्स है, जो करिकुलम है, उसकी एडवाइजरी बोर्ड के ये मेंबर भी हैं। साथ ही साथ में ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी हैं। थिएटर का, ड्रामा का बड़ा लंबा अनुभव है। इन्होंने फिल्में और ड्रामा दोनों को बड़ी करीबी से देखा है। आज फिलहाल की जब मैं बात करूँ तो ये चिल्ड्रन जो थिएटर, उसको लेके बहुत ही डेप्थ के साथ में काम कर रहे हैं। गगन मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आप सबका स्वागत करके पहला जो सवाल है मैं डॉक्टर शर्बरी बनर्जी से लेना चाहूंगा। मैडम, हम लोग कहीं ना कहीं एक बात जो देखते आए हैं, कला सीखना और कला के द्वारा सीखना दो अलग अलग बातें होती हैं। एक तुम किसी कला को सीखो, नहीं कला के द्वारा सीखी। कोई चीज हम लोग कला के द्वारा सीखते हैं तो वो आसान हो जाती है। तो आपका म्यूजिक का है, जो कल्चर का है, जो आर्ट और लिटरेचर का इतना गहरा अनुभव रहा है, तो इस डिफरेंस को थोड़ा सा समझाने का कोशिश करें। कहीं ना कहीं इस बात को भी लेके बड़ा मतभेद सा रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या है ये? कला हमारे हर एक मनुष्य के अंदर एक खूबसूरत सी बात है, एक यूनिक एक्सप्रेशन है, एक आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी, एंड दैट इज आर्ट। जैसे कि गाना हम सब लोग सीखते हैं, लेकिन एक ही शास्त्रीय संगीत हो या भजन हो, जब अलग अलग लोग उसको गाते हैं या बजाते हैं तो वो सुनने में अलग लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक यूनिक आइडेंटिटी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है। स्वाभाविक जो हमारे मनोभाव हैं उनको हम दर्शाते हैं, या हमारे मन में जो छिपी खूबसूरती है उसको हम आगे या उसको हम सबके सामने प्रदर्शित करते हैं। ये है कला। इट इज अ यूनिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ। कला जो हमारे अंदर की खूबसूरती है उसको निखारता है, उसको एक्सप्रेस करता है। और इससे क्या होता है? आपके मन में या आपके दिमाग में या आपके अंतः जो गुण है वो आप निखार रहे हैं। सबसे पहले कला की ये बात है। अब क्या हुआ? जब हमने कला कहा कि शिक्षा में कला शायद जरूरी है। अब कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे। क्यों जरूरी है? इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, साइंस सीख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? उसमें कला कहाँ से आ गई? हम तो सारी चीजें सीख रहे हैं और उसको याद करके बोल भी रहे हैं, लेकिन हमने जब कुछ सीखा, अब एक टीचर है, उन्होंने 50 लोगों को
क्लास में लेक्चर दिया। अब सबके क्या है, अलग अलग वो है ना, इंटेलिजेंस लेवल है या अलग अलग बातें हैं सब में। तो आपने जब इम्बाइब किया, आपने जब उसको सीखा और फिर जब आपने उसको एक्सप्रेस किया तो वो अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सबके अंदर जो गुण है वो निखर के आता है जब हम कुछ बात सीख रहे हैं। कला जो है ना एक सृजनशील चीज है, क्रिएटिव एस्पेक्ट है। तो आपने कोई बात सुनी, आप उसको क्रिएटिवली किस तरह से लोगों के सामने लाएंगे, ये कला में सबसे खूबसूरत बात है। आपने बड़ी अच्छी सी बात कही कि कला खुद को प्रस्तुत करने का एक तरीका है। मधुमेरी मैडम, जैसे अभी शबरी बनर्जी जी हमसे जो कह रही हैं कि कला सही मायने में भावनाओं को बताने का तरीका है, कि हम लोग अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएं कि मैं सोचता कैसे हूँ, मैं समझता कैसे हूँ, या फिर मैं फील कैसे कर रहा हूँ, यही कला है। तो आपको लगता है कि साइंस और मैथमेटिक्स की तरह अगर आर्ट्स को पढ़ाया जाएगा तो कला विकसित हो पाएगी, या फिर उन्हें फ्रीडम दिया जाए तो बेहतर रहेगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। फ्रीडम, कला कैन ओनली बी एट इट्स बेस्ट अगर वो बच्चा फ्रीडम, एक स्पेस में, फ्री स्पेस में है। सो मैम ने जैसे कहा कि कला एक एक्सप्रेशन है, इंटरप्रिटेशन है, योर ओन थॉट्स यू नो दे नीड टू बी एक्सप्रेस्ड। आपको शायद मालूम होगा कि बहुत स्ट्रांगली द करिकुलम ऑफ CBSE बहुत स्ट्रांगली AIL, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को एक लाया है उसको करिकुलम के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्ट को हम अगर यूज करेंगे तो हमारी जो भी लर्निंग है किसी भी कॉन्सेप्ट की, वो बहुत स्ट्रांग होगी, वो बहुत एवर लास्टिंग होगी, उसके लर्निंग आउटकम्स बहुत ही अच्छे होंगे। और जो हम चाहते हैं कि आज के ज़माने में बच्चा जो भी सीखे, स्कूल में जो सिखाया जाए वो लाइफ लॉन्ग रहे। एंड इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि जो एक मैंडेटरी काइंड ऑफ चीज़ है कि बच्चे को फ्री स्पेस मिलनी चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से कि ये दिस इज द मोस्ट सेफ लर्निंग स्पेस है। ये बहुत अच्छा सा सुंदर इन्होंने कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया है AIL का। खैर, और ये शुरू से होता रहा है कि आप बच्चों को एक डिफरेंट पेडागोजी के तरीके को यूज करें जिससे बच्चे इससे उभर कर आए, कि अपनी अपनी कॉन्फिडेंस लाएं, अपनी क्रिएटिविटी लाएं, सेल्फ अवेयर हुई कि हमारे में क्या क्षमता है। मुझे याद है बहुत अच्छे से, एक शाहरुख खान का कहीं मैंने पढ़ा था कि शाहरुख खान ने कहा कि मैं इतना शाय था कि बोलता ही नहीं था क्लास में। जब मेरे को फोर्स्ड किसी थिएटर प्ले में, एक छोटे 1 एक्ट प्ले में जबरदस्ती मुझे रोल दिया गया, दैट वाज कि उसके बाद मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखा। आई रियलाइज दैट आई कुड स्पीक सो वेल, ये मैंने कहीं मैगजीन्स में ही पढ़ा था। सो सोचिए कि जो बच्चा शाइनेस, इनफैक्ट आई हैड अ चाइल्ड, मेरे पास एक दिलीप लड़का है जो अब USA में काम कर रहा है, एंड ही वुड स्टैमर अ लिटिल बिट कई बार। तो आज जब हम लोगों ने उसको जबरदस्ती एक रोल दिया तो उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया आप मानेंगे नहीं, बट दीज आर फैक्चुअल्स, वो सेल्फ अवेयरनेस, कितने स्किल्स हैं जो बच्चे सीखते हैं इस मीडियम से, इस आर्ट के तरीके से। डांस है, डांसर दे डोंट नो दैट दे कैन डांस वेल, दे कैन एक्सप्रेस सो वेल, पर वो जब किसी कॉन्सेप्ट को लेके उभारेंगे, जब टीचर बोलेगी कि भाई मुझे आज ये चाहिए, मुझे इसमें अपने अपने तरीकों को, सो वी हैव टू गिव देम फ्रीडम। कोई आर्ट कर पाएगा, कोई PPT बनाएगा, कोई वो ऑडिटरी स्किल्स करेगा, कोई थिएटर करेगा। तो आई एम श्योर ये इट्स गोइंग टू बी एवर लास्टिंग, और हमारे सिस्टम को कोई फायदा होगा, और हमारे सिस्टम को फायदा भी देंगे। मैं सीमा मैडम, आपके पास मधुमेरी मैडम ने जो सवाल जो खड़ा किया है उसी को लेकर आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसे हम लोग बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं, शुरुआत के अंदर हर चीजें लर्निंग जितनी भी करवाते हैं वो सब कुछ एक्ट के जरिए करवाते हैं। मुझे उन्हें ABCD सिखाना है या फिर कोई भी चीजें सिखानी है तो हम उन एक्शन करते हैं। वो रिथमेटिक भी हो सकता है या फिर किसी और तरीके से भी होता है। और बच्चा, जैसे मैडम अभी कह रही थी, जिक्र कर रही थी कि वो चीजें लाइफ लॉन्ग हमें याद रहती हैं। हम थोड़े बड़े होते जाते हैं, एजुकेशन हायर होती चली जाती है और वो प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं पीछे छूटती जाती है। और प्रैक्टिकल नॉलेज छूटती जाती है तो फिर जो बच्चे जितना याद करते हैं वो सिर्फ एग्जाम्स तक होता है कि उन्हें जो लर्न करवाया जा रहा है वो एग्जाम ले जाके फिर उनको फिनिश करके आना। मतलब ये मानी चलिए कि खायर वहां जाके उल्टे करने वाला सा मामला है कि उन्हें मार्क्स स्कोर
करने हैं। तो आपको क्या लगता है, जो इस तरह से हम लोग उसको छोड़ देते हैं एक्ट के जरिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बच्चे को जो प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना सिखाना शुरू करते हैं, तो वो तनाव में इजाफा करता है। तो नहीं लगता कि हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज में उनके भी इस तरह के वेज निकाले जाएं, ऐसे रास्ते निकाले जाएं कि कहीं ना कहीं उन्हें कला से जोड़कर, संस्कृति से जोड़कर कनेक्ट किया जाए, तो बच्चे सीख भी जाएं और उनके अंदर तनाव भी ना बढ़े? सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, शर्वरी जी ने कुछ शब्द यूज करे जो मेरे को एज एजुकेशनिस्ट बहुत अच्छे लगे। सेल्फ आइडेंटिटी, खूबसूरती, गुण, इनका निखरना। मतलब इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ अपने बच्चे के लिए हो ही नहीं सकता है। अगर आर्ट ये सब चीजें लाता है तो ये बहुत ही कुछ है जो मतलब हर चीज को पीछे रख देता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो मॉन्टेसरी सिस्टम है, हम समझते हैं छोटे किंडरगार्टन बच्चों के लिए होता है। मॉन्टेसरी सिस्टम जो एक्चुअल है, ओरिजिनल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड टिल द चाइल्ड इज 24 years old। ये एजुकेशन सिस्टम इतना इनका बड़ा है। इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन अभी हम उस पे नहीं जाएंगे। अभी हम वापस इस पे अपने तनाव पे और इस सब चीजों पर आएंगे, ठीक है। इंडिया में आर्ट बेस्ड एजुकेशन के पायनियर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने सबसे पहले इस चीज की शुरुआत करी थी। इनके एक स्टूडेंट हैं देवी प्रसाद जी, उन्होंने 1998 में किताब लिखी और एक्सटेंसिवली उनको कोट किया हुआ है उस किताब के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बहुत फायदे बताए हैं कि इस तरह की लर्निंग के बच्चों के ऊपर क्या फायदे आते हैं। क्योंकि अभी हम तनाव की बात कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है हम समझें। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अटेंशन स्पैन की, और ये जो लर्निंग थ्रू आर्ट एंड लर्निंग विद आर्ट है, इसके अंदर बच्चे की अटेंशन स्पैन बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा एक इसका अचीवमेंट है। चाइल्ड इज ऑलवेज इज एंगेज्ड, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ अपने हाथों से कर रहा है, दिमाग से कर रहा है, मुंह से कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ ऐसा फैकल्टी है 5 में से जो काम करती रहती है, और इस तरह से उसका तनाव कम होना शुरू होता है। रही बात कि हम एकेडमिक जो हमें स्टैंडर्ड्स अचीव करने हैं, वो इन सब के साथ करने हैं, क्योंकि हम एकेडमिक अचीवमेंट्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो भी हमारी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन सब आर्ट से क्या हो रहा है, किसी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, किसी को भी ले लीजिए, स्पेशली थिएटर को, क्योंकि थिएटर से तो बहुत सारे सक्सेस मैंने भी देखी अपने करियर के अंदर, बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचते देखा है। इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं बच्चों की बहुत इंप्रूव कर जाती हैं, एकदम जैसे जो बच्चा 10 पे होता है उसको आप 100 पे ला सकते हैं, एंड विद इन अ मैटर ऑफ मे बी 5-6 months। ये इस तरह की कैपेबिलिटी होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एक्सप्रेशन बढ़ गया, अटेंशन मेमोरी उसकी बढ़ गई, उसके मोटर कंट्रोल बढ़ गए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, कब चुप रहना है, और किस तरीके से बोलना है, वो एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है बच्चों की, बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। और सोशली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने सोशली अपना कॉग्निटिव इनकी स्किल्स बढ़ती चली जाती हैं। तो इनके अगर फायदे गिनाने शुरू करें तो कोई कमी ही नहीं है। बहुत साल पहले जब हमने ये एजुकेशन सिस्टम 100 साल पहले बनाना शुरू किया, तो कुछ हमारे टारगेट्स थे, कुछ हमारे अचीवमेंट्स हमने सोचा था करेंगे, लेकिन समवेयर हम पहुंच गए, लिटरेसी तो बढ़ गई, लोग लिटरेट हो गए हैं, लेकिन एजुकेशन अभी भी कहीं पीछे रह गई है। तो अब ये वापस एक जो तरीका ये निकला है, एजुकेशन विद आर्ट, एजुकेशन थ्रू आर्ट, प्रोबेबली ये एजुकेशन के ऊपर फोकस आ रहा है। ये फिर से एक ग्रुप ऑफ स्मार्ट पीपल को, ग्रुप ऑफ अवेयर पीपल, सोशली कॉन्शियस पीपल, दे आर गेटिंग टुगेदर कि किसी तरह से हम इस एजुकेशन का जो हमारा गोल था उसको मिस ना करें। मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगी, पिछले 6 साल से मेरी एक हैबिट रही है कि साल के एंड में मैं बच्चों से फीडबैक लेती हूँ राइटिंग में, कि तुम्हें स्कूल में क्या चीजें अच्छी लगी, 1 साल तुमने हमारे साथ बिताया, कौन सी चीज में तुम्हारा क्या इम्प्रूवमेंट रहा, कौन से दिन तुम्हारे बहुत अच्छे निकले। आप विश्वास नहीं करेंगे, 99% बच्चों ने मुझे वो 1 महीना जब एनुअल डे की प्लानिंग शुरू होकर इम्प्लीमेंटेशन होकर के प्रेजेंट होता है, जो कि मेरे स्कूल में हमेशा स्कूल की टीचर्स करवाते हैं, मैं कभी आउटसाइड कोई हेल्प नहीं लेती हूँ,
99.9% बच्चों ने लिखा है कि वो दिन हमारे ऐसे हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते, जिनको हम अगले साल फिर करना चाहते हैं। मेरे यहाँ एनुअल डे के दिन पढ़ाइयाँ खत्म नहीं होती हैं, मेरा टाइम टेबल ऐसा बनता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, वीकली टेस्ट भी देने पड़ते हैं और एनुअल डे की तैयारी भी करनी पड़ती है, और पूरा शो जो होता है मैनेज बाय चिल्ड्रन एंड द टीचर्स। प्रिंसिपल तो सिर्फ ताली बजाने के लिए होती है, ठीक है। और वो जो जॉय मैं देखती हूँ बच्चों में, डिसिप्लिन में देखती हूँ उन दिनों में, कोई अटेंडेंस, फुल अटेंडेंस देखती हूँ, वो दैट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द जॉय ऑफ द थिएटर। मैडम वाकई आपने बहुत सारी सही बात की। अभी एक बड़ा सवाल भी जो खड़ा कर दिया वो मुझे लगता है मुझे गगन जी से पूछना चाहिए। गगन जी, मेरा सवाल ये है कि अक्सर जब भी हम लोग किसी भी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, हमें साइंस का टीचर चाहिए तो लोग उसकी सारी क्वालिफिकेशन देखते हैं, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन हम थिएटर की बात कर रहे हैं, जैसे मैडम बात कर रही थी, कल्चरल एक्टिविटी की बात आई तो बोले उन्हीं टीचर्स को लेके हम लोग जिम्मेदारियां दे देते हैं कि ठीक है आप मैथ्स भी पढ़ाते हैं, साथ साथ में कल्चरल एक्टिविटीज भी करवा लीजिए, है ना। यही अगर करिकुलम चलता रहा, लोग इसी तरह से अडेप्टेशन करते रहे कि ठीक है मेरे साइंस का टीचर है वो ये भी पढ़ा लेगा और साथ ही साथ में मेरी कल्चरल एक्टिविटीज का भी काम करवा लेगा, तो आपको क्या लगता है इससे जो कला और संस्कृति कहीं कि हमारे रूट्स में डिमिनिश होती जा रही है तो और खत्म सी होती जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हें एक्सपर्ट अपॉइंट करने चाहिए या नहीं, जैसा उनको सुविधाएं मिले उसी लिहाज से उनको आगे बढ़ना चाहिए? हम लोग तो ये कहेंगे कि किसी भी स्कूल को या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऐसे लोग तो रखने ही चाहिए जो उस फील्ड से रिलेटेड हों क्योंकि कितना भी कुछ हो, जनरली परंपरा रही है। इवन मैं खुद जब अपने स्कूल टाइमिंग में देखता था तो हमारे एक होता था कि भाई इंग्लिश के प्ले करवाना है तो इंग्लिश टीचर करवा लेंगे और हिंदी के प्ले कराने तो हिंदी के टीचर करवा लेंगे। तो ये उसके तो हम लोग ये था कि भाई ठीक है वो कौन से प्लेज होते थे, वो जो टेक्स्ट बुक में आपकी हिंदी या इंग्लिश में जो प्लेज होते थे, और वो एक जस्ट एक कोई फंक्शन होता था 15 अगस्त 26 जनवरी समथिंग दैट। लेकिन जब आज अभी 15 साल पहले यानी कि 15-16 साल पहले दुनिया थोड़ी सी आगे डेवलप हुई और स्कूल्स ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया कि उन्होंने एक्सपर्ट्स रखना शुरू किए हर चीज के, चाहे वो आप देख लीजिए स्पोर्ट्स में हो। पहले स्पोर्ट्स में सिर्फ एक स्कूल में एक पीटीआई होता था उसके नाम पर, अब धीरे धीरे ये हो गया कि आपके स्पोर्ट्स में भी आपका देखिए गोल्फ का अलग होगा, हॉकी का अलग होगा, बास्केटबॉल का अलग होगा, फुटबॉल का अलग होगा, है ना, और बैंड का अलग होगा, योगा भी आ गया, ठीक है ना। इसके बाद ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट और इसकी फाइन आर्ट्स की बात करें तो देखिए पेंटिंग के टीचर भी हो गए, है ना, स्कल्पचर के भी हो गए, अलग अलग हो गए, पेंटिंग में भी अलग अलग हो गए। तो ये स्कूलों के लिए तो पहले तो ये कि बहुत अच्छी बात है, स्कूलों ने ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया। ड्रामा में भी देखिए उन्होंने ड्रामा के लिए अलग रखना शुरू किया, म्यूजिक के लिए अलग रखना शुरू किया। अभी फाइनली कहीं ना कहीं अभी वो जो आपने सवाल पूछा है कि होना तो वही चाहिए, क्योंकि अगर आपको रेगुलर वे में कैरी करना है, क्योंकि अब सिर्फ मामला प्ले तक का नहीं है, जैसा शर्वरी मैम ने कहा, मधु मैम ने या सीमा मैम ने कहा कि अब जो तनाव वाली चीज है या रेगुलर उनके साथ रोल प्लेस वाली चीज है या उनकी उन लोगों को समझने वाली चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक थिएटर आर्टिस्ट नहीं हूँ, चिल्ड्रंस थिएटर मैं डील करता हूँ, क्योंकि मैं खुद 15-16 साल की एज से चिल्ड्रंस थिएटर से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। अगर सामने वाला फैसिलिटेटर या जो ट्रेनर है वो अगर हम तक अपनी सिर्फ चीजें थोपेगा तो हम तो सिर्फ मशीन होके रह जाएंगे। तो जैसे हम साइंस पढ़ते आए हैं, मैथ्स पढ़ते आए हैं, इंग्लिश पढ़ते आए हैं, तो हम भी एक मैकेनिकल उसमें जाके और एक ढर्रे पे आ जाएंगे और हम बस एक रट्टू तोता हो जाएंगे। या मैं साइंस मैथ से जैसे डरता था तो मैं शायद आर्ट एजुकेशन से भी वो समय दूर नहीं जब मैं डरने लगूंगा। अभी तो बच्चे नहीं डर रहे, पर मुझे डर इस बात का है कि धीरे धीरे वो समय ना आ जाए तो जिस हिसाब से अब स्कूलों में थोपा जा रहा है, पूरा हो सकता है कि उनको बुरा लगे मेरा कहना, लेकिन ये फैक्ट है। क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है या जो उस फील्ड के जो भी प्रैक्टिशनर हैं वो है तो सही, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के लिए है ना। आज देखिए कितनी बड़ी बात है, अभी ये स्कूलों को हो सकता है बुरा लग जाए, कोरोना काल में सबसे पहले प्रहार किस पे चला? आर्ट एजुकेशन वालों को हटा दो, ठीक है, स्पोर्ट्स वालों को हटा दो। ऐसा क्यों? ठीक है, मान गए कि भैया पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के पास खुद के पास कहीं से नहीं आ रहा तो वो आगे फीस नहीं दे रहे। तो ये तो या तो फिर सारी गाड़ी को सबको रोकिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ नेसेसरी सब्जेक्ट है उनको लेके काम हो रहा है। तो क्यों नहीं इन चीजों को क्यों रोका गया? इन चीजों को लेके सबसे पहले आपने सब, गवर्नमेंट में भी होता है, गवर्नमेंट में कुछ नहीं कहा, सबसे पहले आप आर्ट वालों को खत्म कर दो। आपने सुन लीजिए, सबसे पहले बोला कि अगर मोदी जी को या किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी कंट्री को सबसे पहला अगर कोई प्रोग्राम होता है, वहां पे कोई
डेलीगेट्स आते हैं, तो आप उस कंट्री या स्टेट की या रीजनल उसकी आप आर्ट को प्रमोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन उसका देते हैं, ठीक है, जिसके बेस पर आपको वाहवाही मिलती है, ठीक है ना, आप जिसके नाम पर वेलकम करते हैं अपने किसी भी डेलीगेट का या गेस्ट का, लेकिन तो और उसके बाद फिर आप अपनी चीज करते हैं। बिल्कुल, कौन होते हैं? आर्टिस्ट होते हैं ना। 15 अगस्त के दिन आप कोरोना चल रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, हमारे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, आज ही मैंने देखा कि वो SMS स्टेडियम में प्रैक्टिस चल रही है, आर्टिस्ट आए हुए हैं राजस्थान के अलग अलग शहरों से। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई इस तरह की सुध लेता है, तो फिर ऐसा आर्ट वालों के साथ क्यों होता है? ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपकी बात का कि स्कूल रखना चाहता है, लेकिन ऐसी मजबूरी में वो हटा भी देते हैं, या ऐसी मजबूरी में उनकी मजबूरी होती है। तो ये मुझे नहीं मालूम इसका क्या जवाब होगा, लेकिन एक्सपर्ट लोग तो होने ही चाहिए, या वो फैसिलिटेटर तो होने ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपका दिन रात का फर्क पड़ता है। सिर्फ प्ले कराना मकसद नहीं होता, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने वाला बहुत वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सही, आपने बड़ी अच्छी सी बात कही। कहीं कि चाइल्ड साइकोलॉजी को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, उनका व्यक्तित्व विकास के साथ में चाहते हैं कि वो आगे चल के कुछ अच्छा भविष्य निर्माण करे, तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट उनका भी होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सिर्फ नैतिक तौर पे ही नहीं, समृद्धि के तौर पे भी हमें आगे जाके रिप्रेजेंट करता है। मैं अगला सवाल लेके एक बार फिर से शर्बरी मुखर्जी से, डॉक्टर शर्बरी मुखर्जी, डॉक्टर शर्बरी बनर्जी से मुखातिब होना चाहूंगा। मैडम, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले की मैं बात करूं, तो उस वक्त कहीं ना कहीं आज के कंपेयर में आर्ट के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था। इवन मुझे तो पुरानी फिल्मों में देखा, मेरी उम्र है उसके लिहाज से देखता हूँ, कहीं ना कहीं जब लड़की देखने जाते थे तो उससे पहले ये भी पूछा जाता था कुछ गाना बजाना जानती हो, है ना। लेकिन आजकल वो सब चीजें दूर हो गई। अब ये पूछा जाता है आपने क्या डिग्री कर रखी है, क्या MBA कर रखा है, क्या या जो भी कर रखा है, MBA है, M.Tech कर रखा है, या फिर आप मास्टर्स कर से रखे हैं। तो कहीं ना कहीं कला से जुड़ाव कम होता जा रहा है, कला के प्रति जो सम्मान है वो भी कम होता जा रहा है। और इसका जो कंट्रास्ट में हमें जो इफेक्ट देखने को वो मिला है कि लोग भावुक कम होते जा रहे हैं, इमोशनल कम होते। अब जरा सी भी बात आती है, डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ बात होती है एरोगेंसी आ जाती है, बच्चे होते हैं वो टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले बात नसों में भरी जाती थी, उन्हें कला से जोड़ कर किया जाता था। तो आपको क्या लगता है जो कला से जो दूर किया जा रहा है उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, क्या ये सही, क्या इससे का ही इम्पैक्ट है, कुछ और रीजन आपको नजर आते हैं इसके पीछे? सबसे पहले जब कला से हम दूर कर रहे हैं अपने बच्चों को, बच्चे माने देखिए अभी तो नए पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ECCE भी आ गया है कि आप जब क्लास 1 में भर्ती होगी उससे पहले 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो हमारा स्टेज ऑफ एजुकेशन हो गया है वो 5, मतलब ECCE के अंतर्गत क्लास 1 से पहले आप 3 साल पढ़ेंगे और 2 साल 1 and 2, तो ये 5 हुआ। फिर 3, 4, 5 प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी स्टेज, then 6, 7, 8 is upper primary and from 9 to 12 is secondary stage। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने बांटा है। उसका ये कारण है कि जो, और उसमें हर एक में आप देखेंगे न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में स्पेशली हम 4 साल से काम कर रहे हैं, हमने हर एक में आर्ट को जोड़ा है, हर एक को आर्ट, कहीं पे तो फुली आर्ट है, ECC में तो एवरी एक्टिविटी इज डन थ्रू आर्ट। सीमा जी ने इस बात को भी बहुत सबके सामने रखा कि हम लोग एनुअल फंक्शन करते हैं तो वो बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, उससे भी याद भी रखते हैं। ECC इज द फाउंडेशन, उसमें कला के द्वारा हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब हम ये बार बार सब लोग ये कह रहे हैं कि कला के द्वारा हमको सिखा सकते हैं। मैं थोड़ा स्टेज वाइज आपको सबको बताना चाहूंगी कि क्यों कलाएं हम लोगों के लिए जरूरी हैं और किस स्टेज पर किस तरह की कला हम कर सकते हैं। जहाँ पे ECC का स्टेज है, इसका मतलब क्लास 2 तक, वहां पे अगर हम फॉर्मल थिएटर सिखाएं या म्यूजिक सिखाएं या ड्राइंग पेंटिंग सिखाएं, तो हमने रिसर्च करके ये पाया है कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन वो क्या है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग थ्रू आर्ट्स। Now we all know that we have the domains of cognitive learning, we have affective domains, we have sensory motors। तो बच्चा एक बहुत अच्छा गाना सुन रहा है, हाँ, या उसके हाथ में आपने एक डमरू दे दिया और उसको बजा रहा है, वो आप ज्यादातर देखिएगा कि वो जो डमरू जो बजाएगा वो रिदमिक बजाएगा, वो ऐसा नहीं है कि वो डमरू बेताल बजाएगा, ज्यादातर ताल में बजाएंगे।
और आपको पहले तो बहुत शोर मचाएंगे, फिर 4-5 मिनट बाद आप उनको टाइम देंगे तो देखिएगा पूरे क्लास में अगर 10 लोगों को डमरू दे दो तो एक सिंक्रोनाइज्ड थिंकिंग के बाद वो जो डमरू की जो आवाज है ना वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो सेंसरी मोटर्स है वो जागृत हुआ, कॉग्निशन हुआ, एंड they learn to coordinate with each other. That means they are working now in a team. They are listening and they are reacting at the same time, but they have not been, उनको ये नहीं कहा जा रहा कि अब अच्छा अब उनके साथ बजाओ इसके साथ बजाओ, नहीं, वो अपने आप उन्होंने इस बात को साझा किया कि सबकी आवाज एक जैसी होनी चाहिए। Because you may be anybody, you may be a little child, cacophony of sound, या बहुत मतलब जो ध्वनि में माधुर्य नहीं है, जो श्रुति मधुर नहीं है, वो ध्वनि ज्यादातर नहीं टिकती है। उसी तरह से हम अगर उन बच्चों को थिएटर सिखा रहे हैं ये बात नहीं हो, हम उनको बोले कि आज जो है हर एक बच्चा उस पेड़ को छू के आएगा, जो बाहर आपका पेड़ दिखा है उस पेड़ को छू के आएगा और जल्दी जल्दी आके यहाँ पे एक पंक्ति में खड़ा होगा और फिर सब लोग बताएंगे कि उस पेड़ को छू के उसको क्या लगा। तो आप देखना कि सबका अपना एक यूनिक एक्सप्रेशन होगा। रविंद्रनाथ की बात भी आप लोगों ने ही छेड़ी है। रविंद्रनाथ का जो पाठक भवन है शांति निकेतन में इसी बात को बार बार जिक्र कर रहा है, लर्निंग विथ नेचर, लर्निंग थ्रू नेचर एंड लर्निंग थ्रू आर्ट्स। इसी बात को है, जब आपने उस बच्चे को दौड़ के कहा कि पेड़ को छू के आओ, पत्तों को छू के आओ, उसके बाद आके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, क्या लगा उस पेड़ को छू के, वो कहेगा कि बहुत सख्त है, वो कहेगा नहीं वो पेड़ को जब मैंने छुआ तो मेरे हाथ को अच्छा लगा, हाँ, और कोई कहेगा देखो मैं ये तो तोड़ के लाया और ये देखो इसका कैसा है, ये इसकी बनावट कैसी है। सो यू विल, पहले जो मैंने बात करी ना यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक एक्सप्रेशन, ये हमेशा देखेंगे। तो ये तो हमारी क्लास 1-2 के बच्चों तक, 2 के बच्चों तक हम इस तरह से ही नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, हाँ, उसको डमरू बजाए, हाँ, कोई ताल की कुछ, क्योंकि एक रिदम जो होता है ना वो हमारे बॉडी में नेचुरल होता है, क्योंकि वी स्टार्ट आवर लाइफ विद आवर हार्ट बीट्स, हमारा दिल धक 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 करता है, हमारा पल्स बीट, तो वो जो एक लय है, लयात्मक चीज है, वो एकदम से बच्चा उसमें आकृष्ट होगा और फिर वो साउंड से आकृष्ट होगा। सो हाउ वी कनेक्ट दैट चाइल्ड थ्रू साउंड्स, और कैसे हम उसको डफली बजा सकते हैं, टैम्बोलिन बजा सकते हैं, कोई भी चीज जिसमें अच्छी साउंड हो। और ये भी मैं आपको बता दूं, हमारा बच्चा बहुत सेंसिटिव है, आप लोग तो जानते हैं क्योंकि आप लोग तो स्कूल के बच्चों के साथ हमेशा वक्त बिताते हैं, मधु जी और सीमा जी और गगन जी भी। जब आप उनके साथ वक्त बिताते हैं तो ये आपको जरूर लगता होगा कि हर बच्चा जो है ना उसमें एक बहुत यूनिक एबिलिटी है कि वो समझ सकता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज गलत है, ये म्यूजिकल साउंड है, ये नॉन म्यूजिकल साउंड है, ये शोर है और ये शांत है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर सेंसरी मोटर्स आर वर्किंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब आपको क्या करना है, उसको जागृत करना। क्या क्या जागृत करना है, जैसे मैंने कहा उसको अच्छा म्यूजिक सुना सकते हैं, उससे डांस करा सकते हैं। एक छोटी बात पे कहूंगी, हमने न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में बार बार एक बात कही है कि सारे कम्युनिटीज को, जो कि आसपास के कम्युनिटीज हैं, उनको आप जरूर जोड़िए। कम्युनिटीज से मतलब है, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जातियां, अलग अलग कम्युनिटीज जो ह्यूमन बींग्स की हैं, उनमें कुछ कुछ बहुत बेहतरीन बातें हैं। जैसे एक लांगा मांगनिया ट्राइब है, सपोज आपके स्कूल के आसपास मांगनिया ट्राइब के कुछ लोग रहते हैं, उनमें से आप उनको लाके आप अपने स्कूल में एक मांगनिया ट्राइब्स का गाना, किसी भी व्यक्ति से, आपको ग्रुप की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति से आप वो गाना करवाइए। आपका क्लास 1 का बच्चा भी झूमेगा और क्लास 12 का बच्चा भी झूमेगा। ये तो हंसी खुशी से सीखने वाली बात हो गई है ना। फिर वो क्या, वो खरताल बजाते हैं, 2 लकड़ी के टुकड़े तो है, वो खरताल बजाते हैं। तो क्या हुआ कि उसको एक, अरे इस लकड़ी से ऐसे बेहतरीन लय निकल सकती है, इस लकड़ी से इतनी बेहतरीन मतलब ताल निकल सकती है जिससे कि सब झूम सकते हैं। आपने इस समय उस बच्चे के अंदर क्या पैदा कर दिया कि लय कैसे पैदा हो रही है, उसके अंदर लय है एक्चुअली, और वो उससे कनेक्ट कर पा रहा है।
सो कनेक्शन टू द रियल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने उसको हमने कहा कि क्लास 1-2 तक तो जॉयफुल ठीक है, उसके बाद तो हमें सिलेबस पे आना पड़ेगा। हम लोग आर्ट को अलग क्यों देख रहे हैं? जीवन की गतिविधि से हम आर्ट को जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि कलाएं गतिविधि से ही जुड़ी हुई हैं। Your pre-knowledge, that is coming into force. That knowledge which you never perceived that you had it in the mind, it was lying somewhere inside in your subconscious mind. Suddenly it has come to light. This is what is creativity. This is what is called art integrated learning. That's why, so, if you are teaching a very, very boring chapter in mathematics, 11th और 12th में आपका बच्चा जमाइयाँ ले रहा है, आप उसको एक थोड़ा सा आइस ब्रेकर करा दीजिए, है ना? आप उसको थोड़ा सा एक डांस का पोज करा दीजिए। मैं आपको एक और बात बताऊंगी। मैंने क्या किया, एक बार सारे टीचर्स को मुझे ट्रेनिंग करना पड़ता है, बड़ा डिफिकल्ट है। टीचर्स का इतना माइंडसेट होता है ना, और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की वो कुछ नया सीखने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर नहीं रहते। मैंने कहा कि यहाँ जितने टीचर्स हैं, मैं आप लोगों को 2-2 के ग्रुप में बांटती हूँ। वो जो पेड़ का पोस्चर है ना, उस पोस्चर में आप खड़े हो जाइए। Can you beat it? There were 50 trees and there were 50 postures. Because now you decide कि जब आप इस posture में खड़े हो रहे हैं तो आपको क्या आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। बोला अरे मैं तो नीम का पेड़ बन गया, नीम के पेड़ तरह से हवा आती है तो इस तरह से हिलता है। They were all connecting to their subject because again they were mixed teachers. Some were biology, some were English. Now what happened is मैंने कहा अब जो posture है ना, अब उसको maintain करो। They didn't know dance, let's do a choreography of this posture. So that was class 11th and 12th teaching. So now art makes things interesting, nothing else. मैं अगला सवाल एक बार फिर से मधु मैडम की तरफ बढ़ना चाहूंगा। मधु मैम, तो मैं आपसे ये जानना रहा था कि स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो स्कूल के जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको क्या फ्रीडम नहीं देना चाहिए? जो आर्ट के जो टीचर, एक तो स्पेशली अपॉइंटमेंट हो, साथ में उनको फ्रीडम भी दिया जाए कि हाँ कि आप फ्रीडम दिया है और अब आप उनको अच्छे से सिखाइए, वो उस तरह की मिट्टी बनाइए कि अब जो चाहे वो हम लोग शेप दे सकें। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं फ्रीडम की बात करूं, आर्ट टीचर की फ्रीडम की, कि उन्हें उससे भेड़चाल में ना थोपा जाए कि जैसे कि होता है कि हाँ सब मैथ्स का टीचर है कि हाँ आप अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, बच्चों को 100 स्कोर करना ही है। जबकि ये ग्रूमिंग का मामला है, पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग का मामला है, तो उसको हम लोग वैसे मार्कशीट पे तो नहीं देख सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रीडम, कोई भी चीज़ अगर आर्ट को इन इट्स रियल फॉर्म अगर हम समझना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें फ्रीडम देनी पड़ेगी। उस कच्ची मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा, हर बच्चे को अपने तरीके से उसमें से चीज़ें को उभारना पड़ेगा। हम लोग आर्ट को फोर्स नहीं कर सकते, उसको स्ट्रक्चर देकर अगर हम कोई भी चीज़ कराना चाहेंगे क्लास में तो उसका पूरा महत्व, उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा। अब रही बात, आपने कहा कि मार्क्स भी आने चाहिए। सो इसका एक बहुत एज अ प्रिंसिपल एक बहुत अच्छा एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि आपके पास कोई क्लासेस ऐसी भी हों जिसमें कि आप बच्चा अपने आप को उभार सके, अपना इंटरप्रेट कर सके, अपने एक्सप्रेशंस को दे सके, कॉन्सेप्ट्स को अपने तरीके से बता सके, समझा सके और समझ सके, और साथ ही साथ साथ सिलेबस भी अपना चलता रहे। अगर सपोज एक 7 पीरियड्स हमारे होते हैं या 8 पीरियड होते हैं फिजिक्स के, तो हम 8 पीरियड आर्ट को नहीं डाल सकते। वी हैव टू कीप ऑन मूविंग एंड अलोंग साइड। इतना समय होता है क्योंकि बच्चे अगर कोई भी चीज़ में बोर नहीं हो रहे हैं या उनको जैसे मैम ने कहा क्रिएटिविटी आती है, if it's a maths class, you bring one kind of change or an innovation in some form, वो बच्चा एकदम alert हो जाता है। So वही चीजें हम कम समय में भी by keeping the children alive in the class हम पढ़ा सकते हैं। So this balance will have to be maintained। और रही बात हर टीचर की, आज के ज़माने में जैसे अगर मेरे को कोई टीचर अपॉइंट करनी है तो मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि उसको आईटी आता है। हम आजकल टेक्नोलॉजी तो आनी चाहिए, वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। इसी तरीके से कहीं ना कहीं उसने किन चीज़ों का वो उभारता है, तो जब हम उससे इंटरैक्ट करें
तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे टीचर या जो फैसिलिटेटर जो हम कहना चाहिए मुझे, वो क्या क्या चीज़ों में किस तरह की रुचि रखता है, उसकी अपनी टैलेंट्स क्या हैं, डज ही रियली नो अबाउट हिमसेल्फ व्हाट ऑल ही नोज, बिकॉज जैसे मैम ने कहा कि इतनी बड़ी टीचर्स थी और वो भी इतना अपने मॉडल्स को निहार रही थी. सो ऑल ऑफ अस हैव अ चाइल्ड विद इन. Has he been able to bring out that kind of self-awareness in himself? तो बहुत सारे थोड़ा सा दायरा बढ़ता है टीचर को पॉइंट करते समय. And so we'll have to see that we cannot structure art and say अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो. But क्योंकि थोड़ा सा competitive चल, जैसे marks do make a lot of difference. So we'll have to maintain that balance also. बड़ी अच्छी सी बात कही. तो मुझे लगता है कि इस एक अगला सवाल जो मेरे जहन में आप ही की इन बातों से निकल कर आया है, वो मैं सीमा जी से लेना चाहूंगा. सीमा मैडम, अब मधुमेरी मैडम ने जो बड़ी अच्छी सी बातें कही कि कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस उसको मेंटेन करना चाहिए. एक जो बड़ी अच्छी सी उन्होंने बात कही कि आदमी की, और जो शर्बरी मैडम ने भी जिक्र किया उसका, कि इंसान कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, उसके अंदर एक बच्चा हमेशा पलता रहता है. जब भी उसे मौका मिलता है वो एक अंगड़ाई, एक करवट जरूर लेता है. तो आपसे मैं ये सवाल जानना चाहता था कि क्यों ना हम लोग उसकी फाउंडेशन, उसकी मोंटेसरी जो ग्रुप है, उस एज को कुछ इस तरह से तैयार करें कि वो उस प्यार को जिंदगी भर आगे तक लेकर जाए. कहने का मतलब कि उसके अंदर कुछ आर्ट के प्रति है, कल्चर के प्रति है, कुछ ऐसे बीज रोप दिए जाएं कि वो उससे लाख चाहे तो भी ना छूट. तो आपको नहीं लगता कि क्या मोंटेसरी ग्रुप में जो हम बात करें तो उसके अंदर कुछ इस तरह के नए सिस्टम, ऐसे पैटर्न चलाए जाएं कि वो बच्चे अपनी जिंदगी अपने उस अंदर की छिपे हुए बच्चे के अंदर वो बातें, वो बीज सदा जिंदा रहे, कि वो आर्ट से, कल्चर से प्यार करता रहे. बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील. क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील जी. क्लास 12 का जब फेयरवेल होता है तो आप देखिए बच्चे फेयरवेल के समय जब अपनी बेस्ट टीचर याद करते हैं, वो नर्सरी में जो मेरी क्लास टीचर थी, जो मेरी क्लास 1 में क्लास टीचर थी, उसको याद करते हैं. तो उस बच्चे के अंदर वो चीज रहती है कि मेरे को इस तरीके से सीखना है, इस तरह से करना है. लेकिन वो सिस्टम जो होता है ना, धीरे 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 जाके जो बिल्कुल नंबरों की तरफ हो जाता है, तो उस तरीके से वो बच्चा उसको फाइट नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ इतने टीचर्स होते हैं, इतने और बच्चे होते हैं कि उनका उसमें बार बार उसमें वो फंसता चला जाता है. फिर भी मैं कहूँगी बहुत से बच्चे हैं उससे फाइट करके निकल के आते हैं. बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं अपने बच्चों के साथ कि वो उनकी हॉबी को कल्टीवेट करते रहते हैं. एक मतलब जब हम टीचर सेलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबली मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि वो टीचर जिसको मैं लेना चाह रही हूँ वो बच्चों के साथ क्या बॉन्ड बना सकता है, क्या वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसके साथ कर सकता है, क्योंकि टीचर वही अच्छा है जो खुद भी लर्न करता हो. तो हमें अपनी टीचर क्वालिटी पे और टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालना पड़ेगा. हमारे जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम आर्ट एजुकेशन को इंटीग्रेट करें आगे आगे, जो हमने मॉन्टेसरी क्लासेस में किया, नर्सरी क्लासेस में किया, प्राइमरी में किया, उसको हम आगे कैसे कंटिन्यू करें. तो जब हम ये सीखते हैं कि हाँ जी हमें फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमने एक मोबाइल फ़ोन भी बना दिया, हर क्लास में थोड़ी करना है. फिजिक्स टीचर को हर क्लास में ये नहीं करना है. प्रोबेबली हफ्ते में एक बार करेगा तो बच्चा हमेशा उसकी क्लास को मतलब सोचेगा कब उस टीचर की क्लास आए तो मैं जाऊं, पता नहीं आज क्या नया कर दे वो. तो ये जो बॉन्ड बनेगा टीचर का और स्टूडेंट का, वो उसको खींच के रखेगा. और ये बॉन्ड जूनियर क्लासेस में ही बनता है. ये बॉन्ड जाकर के जब बच्चा 3 साल के जो एजुकेशन होती है, पहले 3 साल स्कूल के अंदर, उसके अंदर उसके बॉन्ड्स बनते हैं बच्चों के साथ भी, क्लास फेलोज के साथ भी, टीचर्स के साथ भी और स्कूल के साथ भी. बच्चा स्कूल नहीं बदलना पसंद करता अपना, पेरेंट्स ही करवाते हैं जबरदस्ती. बच्चा कभी नहीं कहेगा कि मुझे स्कूल बदलना है. तो ये जो चीज आप कह रहे हैं ना कि उस चीज को इतना इनग्रेड कर दें उसमें कि वो निकले ही नहीं, तो बच्चे के दिल से नहीं निकलता है. निकलता तो सिस्टम से है. तो बहुत बहुत सुंदर बात है. कहीं ना कहीं हम लोग इतने कमर्शियल एस्पेक्ट्स में जी रहे हैं. हमें हर चीज मॉनिटरी हम देखते हैं कि हमें मार्कशीट में इतने अच्छे नंबर चाहिए, हमें इतनी अच्छी जॉब चाहिए. एक बात और कहूंगी, इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का भी होता है. हाँ, वो जाहिर सी बात है. वो तो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन भी करता है. हाँ, वो पहले से अपने लिए पर्सपेक्टिव जो अपने वो खुद नहीं पूरे सच कर पाए, वो चाहते हैं कि बच्चों के जरिए वो सच करवाया जाए. तो इस भागों में कहीं ना कहीं वो ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों की अपनी जिंदगी थी, अपनी उम्र है और उनकी अपनी भी सर्कमस्टांसेस जिनके जरिए वो फेस भी कर रहे हैं. उनके वक्त अलग माहौल था और बच्चों के साथ में अलग माहौल है. एक आखिरी सवाल मैं लेके गगन जी से मुखातिब होना चाहूंगा. गगन जी,
या आप जो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे हैं वहाँ से भी रहे हैं, वहाँ से भी शिक्षा दीक्षा ली है, और वहाँ पे प्रकाश झा की बात करूँ वो रहे, तिग्मांशु धूलिया की बात करूँ वो रहे, बड़े सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने थिएटर को जान दी है, पहचान दी है, आपके साथ में भी काम की है। और चाइल्ड थिएटर का तो जैसे आप चिल्ड्रन थिएटर की अगर मैं बात करूँ तो उसके तो आप प्रखर वक्ता कहें, प्रखर पुरोधा हैं ही हैं। तो आप दोनों थिएटर में क्या फर्क महसूस करते हैं? फिल्म इंस्टीट्यूट की बात आपने कही है, उसमें ये मैं रखना चाह रहा हूँ कि अगर प्रकाश झा कहीं नौकरी कर रहे होते तो क्या प्रकाश झा होते? अगर तिग्मांशु धूलिया जी अगर कहीं नौकरी कर रहे होते तो क्या वो होते? उनसे मैंने ये सीखा कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज मुझे थोड़ा लिबर्टी दो जिससे मैं दुनिया में देख के आऊँ कि हो क्या रहा, तो मैं अपने स्कूल में लेके आऊँ। कनेक्टिविटी वो है बेसिकली। फिल्म इंस्टीट्यूट का मेरा जाना वो नहीं था कि मैं वहां जाके फिल्म डायरेक्टर बनना था, मेरा वही जाना था कि मैं वापस आऊंगा, बच्चों के साथ ही काम करूंगा। क्योंकि इन लोगों के जब काम की वर्किंग या पैटर्न को देखते हैं तो दे आर वेरी क्रिएटिव। कैसे बने वो क्रिएटिव? आर्ट में जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, जो कि एक्सरसाइज भी होती है ना, आप नाट्य शास्त्र पढ़िए, आप दूसरे जब चीजों को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज आती हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन का अपना महत्व है, इमेजिनेशन का अपना महत्व है, इसका मोटिवेशन का अपना महत्व है, ठीक है ना। तो जब तक हम ऑब्जर्व करके कुछ नहीं करेंगे चीजें बन नहीं सकती हैं। आज तिग्मांशु धूलिया हैं मेरे बहुत फेवरेट या बहुत पॉपुलर या मेरे बहुत अपने मन पसंदीदा डायरेक्टर हैं। क्यों है? क्योंकि वो दुनिया की अलग अलग चीजें खंगाल के सामने दुनिया के सामने लाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो एक सीधा सा मतलब सीधे शब्दों में अगर हम लोग कही जाए, मैं डिफरेंस की बात कर रहा था कि सीनियर थिएटर की मैं बात करूं उसमें और जो जूनियर जो थिएटर हम बात करें, बड़ों का थिएटर और चिल्ड्रन थिएटर, हाँ, बड़ों का थिएटर और चिल्ड्रन, हाँ, उसमें सटीक शब्दों में अगर मैं कहूँ कि आप कुछ लाइनों में मुझे जिक्र करना चाहें तो क्या कहेंगे आप? क्या डिफरेंस नजर आता है? देखिए बड़ों थिएटर ठीक है, अच्छी बात है, सब लिबर्टी देता है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का काम है ना, आर्ट एक्सप्रेशन का काम है, आप है ना क्रिएटिव हो जाते हैं, आप इनोवेटिव हो जाते हैं, वो सारी बात सही है। लेकिन बाल मन की जो गहराई है, ठीक है, वो चिल्ड्रंस थिएटर या हम जब स्कूल के थिएटर पे बात करते हैं तो थिएटर एजुकेशन है, ड्रामा एंड एजुकेशन है, क्योंकि जब हम स्कूल के कंटेंट सब्जेक्ट को लेके काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा थिएटर एजुकेशन कंसेप्ट कहते हैं। हाँ, ये टॉपिक अलग है, ये चर्चा का विषय अलग है कि इनमें डिफरेंसेस क्या वो अलग है, लेकिन फिलहाल हम एक मोटी मोटी बात करें तो जब स्कूल के थिएटर पे तो वो थिएटर एजुकेशन का कंसेप्ट होता है, इसलिए हम साइंस मैथ इन चीजों के या इंग्लिश के टेक्निक पे बात करते हैं। आप देखेंगे कि एक टीचर जो है, जब जनरल टीचर काम करेगा उसके और एक्सपर्ट में बहुत दिन रात का फर्क होता है। तो एक ये चीज है। तो जो बड़ों का थिएटर है और जो चिल्ड्रंस थिएटर है उसमें ये है कि चिल्ड्रंस थिएटर एक बहुत इनोसेंस होता है, एक बहुत इनोसेंट के लेवल पे होता है और मैकेनिकल नहीं होता। जो बड़ों का थिएटर है उसमें बहुत सारी चीजें मैकेनिकल होती हैं या थोपी हुई होती है, क्योंकि वहां एक डायरेक्टर का एक कमांड चलता है बच्चों में, लेकिन आप वहीं उनकी चीज को क्रिएट करते हुए निकालते हैं। ये बेसिक फर्क है। मैं बिल्कुल इसी बात को आपसे कहलवाना चाह रहा था कि चिल्ड्रन थिएटर और जो सीनियर थिएटर में बेसिक डिफरेंस है वो मैकेनिकल ना होने का है। वो बच्चे सीख रहे हैं, वो लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो वो उतने मैकेनिकल नहीं हो सकते जितना कि सीनियर है। और यही सबसे बड़ी खूबी होती है बच्चों की, जिसके जरिए वो लाइफ लॉन्ग उन चीजों को लर्न कर पाता है। समय की सीमाएं मुझे बांध रही हैं, बातें करके तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सवालों के जवाब भी बड़ी खूबसूरती से मिल रहे हैं। मन तो कर रहा है कि चर्चा को और भी लंबा रुक, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा लंबी चर्चा हो चुकी है कि अब मुझे विराम तो देना ही चाहिएगा। कार्यक्रम के अंत में सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि हम मानते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, अपने जो मॉनिटरी एस्पेक्ट्स हैं वो अपनी जगह हैं, और भी बहुत सारी बातें जो समाज में हम लोग प्रतिष्ठा की बात कहें, प्रसिद्धि की बात कहें, समृद्धि की बात कहें, वो अपनी जगह हैं। लेकिन जैसे हमारे गुणीजनों ने जो बात कही कि अगर हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो अपनी बातों को, अपने आप को ढंग से ग्रूम कर पाएं और ग्रूम करने के साथ साथ में खुश भी रह पाएं, तो ये जरूरी है कि हमें थिएटर को, हमें आर्ट को एजुकेशन में शामिल करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी ने इसकी पहल की है, जैसा भी हम जिक्र बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी ने पहल की कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का जो सिस्टम बनाया उसके जरिए पहल की है कि हम बच्चों को जोड़ें और जिससे वो अपने अच्छे रिजल्ट्स दिखा सके। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये बात समझनी होगी कि उन्हें बच्चों को कुछ बनाने से पहले सबसे पहले बेहतर इंसान बनाना सिखाना होगा। उसके लिए उसे जरूरी होगा कि वो अपने आसपास के माहौल से, अपने आप से प्यार करना सीखे। और ये बात तभी सफल हो सकती है, तभी संभव हो सकती है जबकि वो कला से जुड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस युग को भी आने वाले समय के अंदर कालजयी तौर पे याद किया जाए कि हाँ ये 2020 था, ये जो 2000 की शताब्दी थी, किसी जो शताब्दी चली थी वो इतनी यादगार थी, उसमें ये खास बातें थी, तो हमें आज के वर्तमान
कला जगत को भी समृद्ध बनाना चाहिए। इसी आशा के साथ कि सभी लोग इस बात को समझ पाएंगे और इस कला जगत को, कलाओं को समृद्ध बनाएंगे। आपसे अगले शो के लिए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी गुणीजन जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, अपने जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।